नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, ऐसे छात्रा से मिलवाने जा रहे हैं जो कि जेएनयू टॉपर्स में से एक है। एआईआर फर्स्ट ओबीसी कैटेगरी में आई हैं, जिनका नाम है अर्चना वर्मा। अर्चना वर्मा जी, आपका हमारे इस इंटरव्यू सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभम जी। हम आपसे अ, जानना चाहेंगे कि आप अपना सूक्ष्म परिचय ने खुद अपनी वाणी से दें तो हम ज्यादा अच्छा। जी, जैसा कि मैं संस्कृत से टॉपर हूँ, तो मैं संस्कृत में ही अपना परिचय देना चाहूँगी अपना। मम नाम अर्चना वर्मा अस्ति। अहं अ, इदानीं जेएनयूतः प्रथमवर्षस्य परास्नातकं कुर्वन्ती अस्मि। इतोपि पूर्वम् अहं स्नातकं मिराण्डा हौस् महाविद्यालय, देहली विश्वविद्यालयतः पूर्णं कृतवती स्नातकम्। इतोपि अहं मूलतः नालन्दा बिहारतः अस्मि इति मम संक्षिप्तपरिचयः। ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने जो एआईआर फर्स्ट एआईआर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और जो मेरा पहला सवाल है इसी सापेक्ष में, कि आपने जब पढ़ाई करना शुरू किया, अपनी तैयारी शुरू की, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही? पढ़ाई करने में क्या क्या कठिनाइयां आई? कुछ सूक्ष्म परिचय इसके बारे में बताइए। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में सभी को प्रेशर होता है एक कि एग्ज़ाम कैसा निकालना है। एग्ज़ाम एक ऐसा मतलब लोग समझ लेते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो मतलब शुरू से मेहनत करते हैं, ठीक-ठाक उनका बेसिक रहता है, तो ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं होते हैं वो। और अगर बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो मैं तो कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम करो, उसपे 100% अपना दो। अगर आपने किसी चीज़ पे 100% दे दिया, तो फिर वो रिज़ल्ट आपके हाथ में है ना? आप अपनी मेहनत करो, बाकी तो ईश्वर के हाथ में वो रिज़ल्ट है हमारा, सफल हो ना हो। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहली बात है कि आप कंसंट्रेशन पावर अच्छा कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए कोई भी चाहे वो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो। मायने नहीं करता है कि हम 8 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े तभी मेरा निकल सकता है। 1 घंटा ही पढ़े हम, तो उसमें कॉन्सन्ट्रेट करें, 100% दें, उस 1 घंटे में ही हम जो पढ़े मतलब होना चाहिए, हमें स्मरण होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है और मैंने किया था कैसे, तो मैं शुरू-शुरू में मतलब क्या हुआ था कि समझ में नहीं आया कैसे करूँ, तो ऐसे ही पढ़ाई करती थी। तो फिर पता चल रहा था कि हो नहीं पा रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं मैंने क्या-क्या किया रात में मैं सोचती थी कि क्या-क्या अगर बातें हैं तो पढ़ाई मतलब वो नहीं हो रहा था मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया कि सुबह में लिखा मैंने कि सुबह में हमें क्या-क्या पढ़ना है मतलब इतना मुझे पूरा कर लेना है, ठीक है? एक रखती थी मैं टारगेट लेकर चलती थी कि 1 दिन में इतना मेरे को पूरा कर लेना है। फिर उस अनुसार से मैं पढ़ाई करती थी और इतना नहीं देखती थी कि इतना घंटे पढ़ लिया अब नहीं पढ़ना है या फिर बहुत 8 घंटे ही पढ़ना है, ये गलत है। क्या है कि अगर आप कितना भी पढ़ ले, मायने नहीं रखता है। तो 8 घंटे या फिर 6 घंटे टारगेट लेकर मैं पढ़ाई नहीं करती थी। मैं बस जो टारगेट बनाती थी सुबह में, वो मेरा पूरा हो जाए, यही मैं चाहती थी। चाहे वो रात हो जाए, 12 बज जाए, बस पूरा होना चाहिए मेरा टारगेट। तो इस टाइप से मैंने पढ़ाई किया और जैसे जैसा कि आपने पूछा कि बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो जिस चीज़ से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पहले उसको पहचानें कि हम डिस्ट्रैक्ट किस चीज़ से हो रहे हैं। तो अगर कोई मेरा दोस्त फ़ोन कर रहा है, ठीक है, फ़ोन कर रही है या फिर कर रहा है, तो उसको हम फ़ोन को क्या करें, फ़ोन स्विच ऑफ कर लो, है ना? पढ़ाई के टाइम में जितना भी टाइम पढ़ाई करो, उस टाइम फ़ोन स्विच ऑफ कर लो। ये मेरा मतलब रहा है कि मैं अपना जब फुल कॉन्संट्रेट करती थी, तो फ़ोन स्विच ऑफ करके पढ़ाई करती थी। और कई ऐसे भी हमारे कॉन्टेक्ट में हैं जो कि बोलते थे कि अर्चना बात ही नहीं करती है, क्या हो गया उसको? तो कोई बात नहीं मैंने इग्नोर थोड़ा-सा करना स्टार्ट किया उनको कि कोई बात नहीं, अभी बात नहीं करते, फिर बात करेंगे अभी तो ठीक है, कोई नहीं चलेगा ऐसा। तो हमारा ऐसा स्ट्रेटजी रहा है। अ
जी, और चलिए ठीक है। सवाल तो आपके। इसी में दूसरा सवाल ये है कि देखिए, जैसे हम कभी कभी पढ़ते हैं जब, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लगते नहीं है, कभी कभी कठिन होते हैं, तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि दो तीन क्वेश्चंस लगाते गए, दो तीन प्रश्न को हम सॉल्व करते गए, तो वो नहीं लगते हैं, फिर डिमोटिवेट मन हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं चलिए अभी इसको रख देते हैं और थोड़ी देर बाद लगाएंगे, अब मन नहीं कर रहा है, दो सवाल नहीं लग रहे हैं, दो सवाल लग रहे हैं, तीन नहीं लग रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं अभी नहीं करेंगे, शाम को करेंगे, शाम को नहीं करेंगे, चलिए रात में जल्दी सुबह उठ जाएंगे फिर कर लेंगे। उसके बाद में फिर सुबह होता है, कहेंगे अभी सुबह 7 बजे उठेंगे, फिर पूरा कर लेंगे, 4 घंटे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब ऐसे ऐसे करके जो है वो समय बढ़ता जाता है, और जो हमारी पढ़ाई है उससे थोड़ा सा नाता जो होता है वो दूर होता जाता है। तो इससे आपने कैसे अपने आप को मतलब अच्छे से तैयार किया कि जो ये काम को टालने की आदत है, तो इसको आपने कैसे सुधारा? जी, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। तो एक तो होते हैं कि मुझे अभी ही करना है जो करना है, और एक होते हैं कि ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम तो है ही मेरे पास। जैसे अभी 1 महीना बचा है, ठीक है? मतलब एग्ज़ाम टाइम में 1 महीना बचा है। तो वो सोचते हैं कि अभी 1 महीना है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। जो कर लेंगे ऐसा बोलते हैं ना, वो तो फिर उनका कुछ किया नहीं जा सकता है। वो कर लेंगे, वो करते रह जाते हैं, फिर एक दिन जब रात में बचता है, तो वो पूरी रात पढ़ाई करते हैं। तो वैसे तो कुछ होता नहीं है। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं, मुझे जो करना है, अभी ही करना है, क्योंकि एक कहा भी गया है कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी कब। जी। ऐसा मेरे पिताजी सिखाते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो हमने सोचा है वो एक टारगेट बनाना चाहिए कि हमें क्या-क्या आज पूरा करना है, इतना हमें पढ़ लेना है, ठीक है? और उस टारगेट को पूरा करने में अपना टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए, दिन भर का टाइम। और आपने पढ़ लिया, अगर उसको पूरा कर लिया, हाँ, उसको पूरा करके ही सोना है, ठीक है? और आप जब पूरा कर लेते हैं उसको, फिर एक बाद मतलब 5 2 मिनट लगेंगे, 5 या 2 मिनट लगेंगे, उसको रात में सोते टाइम मतलब बेड पे चले जाएँ आप, उसके बाद सोते टाइम रिवीज़न कर लें कि क्या-क्या आज मैंने किया। अगर आपके आंसर आ रहे हैं कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा सीखा आज, तो गुड है। नहीं तो अगर आपका आंसर आप चोरी कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, तो फिर बहुत बैड है, ठीक है? मतलब फिर वो एक दिन छोड़ेंगे, फिर कल भी छोड़ेंगे, ऐसे-ऐसे होते-होते छूटता जाता है हमारा, फिर कंप्लीट नहीं हो पाता है। और लास्ट में हम कहते हैं कि नहीं-नहीं, अभी तो पढ़ा है और रात भर पढ़ाई करते हैं, तो रात भर पढ़ाई करने से उस रात को कुछ नहीं होता है। वो दिमाग में प्रेशर एक तो होता है, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो कहते हैं कि कर लेंगे, उनसे शायद नहीं हो पाता है, और जो कहते हैं नहीं करना ही करना है, तो उनसे हो पाता है, और वो थोड़ा हो जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा। और जो मेरा तीसरा सवाल है, तो ये है कि जैसे आपने बताया कि लक्ष्य बना के पढ़ाई करें, टारगेट बना के टारगेटेड पढ़ाई करें। तो जैसा कि टारगेट बनाना है, तो टारगेट में कई प्रकार के टारगेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो कहता है चलिए हमने बना लिया कि हम 2 पेज सुलेख लिखेंगे और 1 पेज को हम स्टडी करेंगे। बस इतना टारगेट बना लिया और उसके बाद 2 घंटे में हो गया, फिर आराम से घूम रहा है। तो टारगेट कैसे बनाएँ? इसके बारे में कुछ बताइए आप कि टारगेट कैसे बनाएँ ताकि हम अच्छी से अच्छी रैंक प्राप्त करें? जी। जी, क्या हुआ कि टारगेट कैसे बनाएँ? तो मैंने क्या किया था, टाइम टेबल बनाया, ठीक है? एक क्षणं किंचित् व्यवधानमस्ति। तो मैंने टाइम टेबल बनाया था कि इतने दिन में इतना-इतना मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इतना-इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हम, ये तो ठीक है। सिलेबस कभी-कभी होता भी नहीं था, है ना? कि संडे आ गया तो कोई घूमने चले गए, या फिर कोई काम हो गया घर पे, ये तो होता ही रहता है ना काम-वाम। तो टारगेट कैसे बनाएँ, ये तो बनाना पड़ेगा, जैसे अपने टाइम टेबल के अनुसार कि हम कितना बजे सो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेरा तो कहना है कि जब मन करे आप तब पढ़ लीजिए, जब मन नहीं कर रहा है ना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि दिमाग में घुसेगा नहीं आपका। जब आपका मन नहीं करेगा कि पढ़ाई में ठीक है, मतलब मन लगाना चाहिए पढ़ने में। जब मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ लीजिए, नींद आ रही है तो सो जाइए, बंद करके सो जाइए, वो सही है। तो
जो जब मन लगता है पढ़ाई करने में तो हमारे दिमाग में घुसता है। जब मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में तो हम कितना भी घुसाने का प्रयास करते हैं। 1 घंटा का 2 घंटा क्यों नहीं दे रहे, लेकिन घुसता नहीं है वो। और वो नहीं घुसने के कारण मतलब वो स्टोर नहीं हो पाता है। फिर हम उसको तुरंत निकल जाता है, फिर वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाता एग्ज़ाम में, याद नहीं रख पाते ज़्यादा दिन तक। तो ऐसा पढ़ाई कर सकते हैं, तो हमें तो बनाना पड़ेगा। अगर अगर हम कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो टारगेट तो बनाना पड़ेगा कि क्या करना है। और एक बात और मैं बताती हूँ, जैसे कोई डिमोटिवेट होते हैं परीक्षा के टाइम में कि क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा, तो वो बिल्कुल नहीं सोचना है। और मतलब जो जो आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं ना, उनका एक बार स्मरण कीजिए, है ना? एक बार स्मरण कीजिए और अपने माता-पिता जी के आँखों में जो सपने हैं उनके हमारे प्रति, कि हमारा बच्चा, उनकी आशाएँ हैं, हमारा बच्चा इतना कर सकता है, तो वो सोचकर हमें भेजे हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी आँखों में एक बार आप झाँकिए, मतलब अंतरात्मा से, अगर वो आपके सामने नहीं है तो पता चलेगा कि आप कहाँ हैं। और हमेशा याद रखें कि हम क्या थे और क्या करने के लिए आए हैं कहीं भी जाएँ तो। नहीं कि जैसे दिल्ली आ गए, तो दिल्ली में तो बहुत सारी अ, होती है ना, जानते ही हैं सब क्या होता है, नहीं जी, होता है। जी, तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए हमें। तो जी, ये होता है। और अगर हम देखें कि क्या करने के लिए आए हैं और हमारा समाज हमारे पीछे है, हम कुछ नहीं करते हैं, तो हमारे जो आने वाले भविष्य हैं, जैसे मैं सोचती थी कि मैं एक गाँव से हूँ, अ, छोटा-सा गाँव है हमारा, तो हमारे यहाँ लड़कियों की पढ़ाई बहुत कम ही हो पाती है और वो तुरंत शादी हो जाता है उनका, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ। और अगर हम दिल्ली आए हैं, कुछ उल्टा-पुल्टा कर लेते हैं, तो फिर उनका पैर जो है वो कट गया ना, कि देखो उसकी बेटी वहाँ जाकर क्या करती, क्या ऐसा उखाड़ ली, है ना? तो वो भी सोचना पड़ता है हमें कि हम केवल एक हम नहीं पढ़ने आए हैं, हम अपने जो हमारे पीछे बच्चे हैं, भविष्य है उनका, उनको भी हमें देखना है। तो अगर हम कुछ अच्छा कर लेते हैं यहाँ आकर, तो फिर हम वहाँ जाकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं और उनके माता-पिता को समझा सकते हैं कि लड़की कम नहीं है, आप लड़की को पढ़ाइए, विवाह में कुछ रखा हुआ नहीं है। तो ये हम कर सकते हैं, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं। जी। तो ऐसा मेरा मानना है। तो अगला सवाल हमारा ये है कि अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें अगर हमें अच्छी रैंक प्राप्त करनी है, तो एक सर लोग बताते रहते हैं, अपने गुरुजन लोग बताते रहते हैं कि स्मार्ट स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्मार्ट स्टडी हमें करनी चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए इसका मतलब कि मिनिमम हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? अभी मान लीजिए कि हमारा मन कर रहा है कि हम 1 घंटे पढ़ाई करें, 1 घंटे हमारा बहुत अच्छे से मन लग रहा है। 1 ही घंटे लगता है लेकिन 20 मिनट लगा, फिर 20 मिनट लगा, फिर 20 मिनट लगा। तो कितना हो गया 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटे। तो 1 घंटे हमारा मन बहुत अच्छे से लग रहा है। तो 1 घंटे पढ़ाई करके हम किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रैंक अच्छी तो ला नहीं सकते। तो उसके लिए मिनिमम आपने कितने घंटे पढ़ाई की, उसके बारे में कुछ बताइए? कितने घंटे मिनिमम पढ़ना जी। चाहिए? मिनिमम मैंने घंटे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए घंटे मायने नहीं रखता है। अभी ही मैंने बताया कि जी, घंटों पे मत जाइए आप। आप जो स्ट्रैटेजी है उसको बनाए हैं, जो आपने टारगेट फिक्स किया है 1 दिन का, उसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, आप इस पे जी, जाइए। अगर आपका वो टारगेट 1 घंटे में पूरा हो रहा है स्ट्रैटेजी के साथ, शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर आपका टारगेट 1 घंटे में पूरा हो रहा है, तो बस पढ़ाई हो गई आपकी। उसके बाद आप खेलिए, कूदिए, मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस वो टारगेट पूरा होना चाहिए जो आपने सुबह में बनाया था। तो घंटे मायने नहीं रखता है। और मैंने घंटों में तो गिना ही नहीं कि कितने घंटे पढ़ाई किया, लेकिन हाँ, जो भी मेरा टाइम बचता था कि जैसे खुद से खाना बनाना होता था, एक रूम में रह रही थी मैं उस टाइम। पढ़ाई के टाइम घर छोड़ दिया था, मतलब घर से बाहर रह रही थी एक रूम में। तो उस टाइम खाना बनाना होता था और स्नान आदि कम करके फिर पढ़ाई पे टाइम देती थी, और क्या करना था मेरे को। तो हुँ, पता ही नहीं चलता था कि कितना घंटा पढ़ा मैंने। जब पढ़ाई में मन लग जाता है ना, तो घंटा पता नहीं कब निकल जाता है, वो पता ही नहीं चलता है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आप स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो स्ट्रेटजी ऐसा बनाइए ना कि जैसे अगर आप सोचेंगे, मैंने सोचा था 10th में, माना कि हम 10th की बात करते हैं, तो हमारे सर एक सिखाते थे, एक हमारे गुरुजी थे,
हेड सर थे, तो वो सिखाते थे कि अगर आप सोचते हैं कि 80% लाएँगे, तो उस अनुसार से आपका मेहनत हो जाएगा, ठीक है? आप मेहनत कीजिएगा, 80% लाने लायक, तो आपका 70% आएगा। अगर आप सोचते हैं कि हम 90% लाएँगे, तो आप 80% तक आ सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि 100% देना है मेरे को, तो आप 90 या फिर 95 में रह जाएँगे, ठीक है? ऐसे 100% आता है, बहुत रेयर केस में आता है सबका, किसी का नहीं आता है। तो आप जिस लेवल में तैयारी कर रहे हैं, उससे ऊपर सोचिए। जैसे हमने टॉप करने के लिए नहीं सोचा कि हम टॉप भी कर सकते हैं, है ना? हमने बस सोचा था कि बस निकल जाए, मेरे को तो पता भी नहीं था कि निकल भी सकता है मेरा। और मैंने उस लेवल में पढ़ाई सीयूईटी की पढ़ाई मैंने प्रिपरेशन 10 दिन किया था बस। उसके पहले मैं क्या कर रही थी कि नेट जेआरएफ का तैयारी कर रही थी। मतलब नेट नेट जेआरएफ जो है उससे भी और बड़ा लेवल का है, ठीक है? तो बड़ा लेवल का तैयारी करने से छोटा लेवल तो ऑब्वियसली निकल जाएगा ना। तो छोटा एग्ज़ाम तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप हमेशा बड़ा सोचिए, जैसे अगर आपको कुछ लाइफ़ में करना है, बनना है, ठीक है? तो आप हमेशा सोच को अपने ऊपर रखिए, कि हमें ये करना है। मतलब जैसे अगर किसी को अ, कुछ करना है तो हमें मतलब अगर नहीं भी करना है, करना ही होगा ऐसे तो हमेशा सोच को अपने ऊपर रखना चाहिए। जितना सोच रहे हैं, उससे थोड़ा-सा कम ही मिलता है ना? तो इस प्रकार से हमें मेहनत करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। यही है। चलिए, तो चलते-चलते एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम से जब 1 महीने बचता है, तो उस बीच में आपने जो मॉक टेस्ट कहते हैं जिसे, मॉक टेस्ट देने का कितना प्रभाव पड़ता है एग्ज़ाम पे? इसके बारे में कुछ बताइए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए लगभग? जी, अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं कोई भी चीज़ का तो थ्योरी-थ्योरी पढ़ लेते हैं, वो मतलब दिमाग में थोड़ा जाता नहीं है। तो मैं क्या करती थी मॉक टेस्ट देती थी, वो नेट ऐसे मेरा मॉक टेस्ट कभी जॉइन नहीं किया मैंने कभी, वो कोई टीचर करवाते नहीं थे ऐसे, अगर करवाते हो भी होंगे तो मेरे को पता नहीं था संस्कृत वाला। तो मैंने नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन आंसर आता है ना, मॉक टेस्ट सेट आता है, सेट प्रैक्टिस, तो उसको मैं करती थी। सेट प्रैक्टिस से ही मेरा मतलब ठीक-ठाक रहा। ऐसे तो बहुत सारे हम मेरे से भी मतलब ऊपर लेवल के तेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं निकाल पाए क्योंकि उन वो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे थे। तो मेरा ये फ़ायदा हुआ कि हमने नेट जेआरएफ का जो सेट प्रैक्टिस किया वो अगर मॉक टेस्ट देते रहते हैं मतलब लगातार 1 महीना अगर किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस कर लिया जाए, बार-बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो हम क्यों नहीं जान जाएँगे कि वो गलत हुआ था, अच्छा यहाँ पे हम सही कर सकते हैं। मतलब वो ऐसे बस प्रैक्टिस करना इसका मतलब ये नहीं कि सेट सेट बनाओ और गलती हुआ कितना, रॉन्ग हुआ कितना, राइट हुआ इसको करके छोड़ दो, नहीं। उसको देखो भी कि कितना गलत हुआ, क्यों गलत हुआ और फिर उसको दूसरे में अगर दूसरे सेट में आ जाए तो उसको सुधार लो, ये रहा। और जैसे मैं बहुत डिमोटिवेट भी होती थी, तो मेरा एक फ़ेवरेट सॉन्ग है, माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुन ओ मुसाफ़िर, कहीं अगर तू रुका तो मंज़िल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाई जा, गगन गगन झुकाई जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। चलना न बंद यार, रुकना न बंद यार, डरना न बंद यार, राहों पे चल बंद यार। बहुत यही अच्छा। था हमारा। तो बहुत मतलब मैं इसको आँख बंद करती थी और सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था। मैं मतलब अंदर से मोटिवेट होकर फिर से एक ऊर्जा, एनर्जी आता था मेरे अंदर कि मैं फिर से पढ़ाई करूँ क्योंकि चेंज करना है मेरे को, टाइम चेंज करना है, वक़्त बदलना है। तो जी। इसलिए बहुत अच्छा लगा था मेरे को और वही रहा मेरा मोटिवेशनल। और जो हमारे हारने का इंतज़ार कर रहे थे, उनको फिर ध्यान में रखना पड़ता था कि कुछ तो करना है यार, ऐसे तो नहीं होगा। बहुत अच्छा। लाइफ इज रेस, रेस में अगर हम पीछे हो गए ना तो फिर कितना पीछे मेहनत किए थे कोई नहीं देखता, सब रिजल्ट देखता है, सब रिजल्ट दिखता है। आपने कितना भी मेहनत कर लिया, आप बता दीजिए हम इतना घंटा पढ़ाई किए थे, 10 घंटा पढ़ाई किए थे, कोई नहीं देखता कि आपने कितना घंटा पढ़ाई किया था। घंटे मैटर नहीं करते हैं, तो रिजल्ट सबको चाहिए है ना, तो रिजल्ट के लिए तो थोड़ा शॉर्ट स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। नहीं तो हम पूरा थ्योरी पता चला कि हो गए खत्म, उसी में फँसे रह गए एक बुक में, तो वैसे नहीं होता है। चलिए, तो लास्ट में चलते-चलते इसकी समरी ये निकली कि हमें सबसे पहले तो थ्योरी पढ़नी चाहिए और उस थ्योरी के साथ-साथ में मॉक टेस्ट देने चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन्स आते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, उसको सॉल्व करना चाहिए और उससे ये पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पेपर हमारा जो है बनेगा।
तो इन सब चीजों को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सिलेबस। तो सिलेबस हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। इस पे आप क्या बताएंगे? बस 1 मिनट में इसके बारे में बताइए। सिलेबस, अगर सिलेबस को हम अपने मन में फिट रखते हैं तो हमें पता रहता है कि इसी से हमारा क्वेश्चन आने वाला है। तो इसके बारे में सिलेबस से रिलेटेड कुछ बताइए। सिलेबस कैसे आप था कि एक पेज में सिलेबस लिख दिया था। ऐसे सीयूईटी का सिलेबस तो कुछ ज्यादा लगा नहीं था मेरे को, तो मैंने नेट जैप का सिलेबस लिखा था एक पेज में। एक पेज नहीं, 2-3, वो तो काफी टफ होता है नेट वाला, है ना, 10 यूनिट्स होते हैं उसमें। तो मैंने लिखा था उसको, और जो नेट जेआरएफ के सिलेबस से सीयूईटी का सिलेबस मिल रहा था उसको मैंने डीपली पढ़ना स्टार्ट किया। तो पहले सिलेबस को दिमाग में सेट करना सीखिए, चाहे वो यूपीएससी, जेआरएफ, नेट, कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो सिलेबस हमें दिमाग में सेट करना चाहिए। और हमें सिलेबस एक कॉपी में लिखना चाहिए, और कॉपी में लिखने के बाद क्या करना चाहिए, हमारा जैसे हम पढ़ लेते हैं उसको पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले तो मैंने थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया जो री बुक में था। वो अगर एक टॉपिक है, ठीक है, तो एक टॉपिक को मैंने, जैसे ब्राह्मण, ठीक है, तो ब्राह्मण संहिता होता है, वेद का एक पार्ट है। तो ब्राह्मण को मैंने पहले बुक में पढ़ लिया था, वसुधरा वाली बुक थी हमारी, संस्कृत की है, तो उसको पढ़ लिया था। उसका थ्योरी पढ़ लिया था कि गंगा एक चैनल है तो उस पे अवेलेबल थे, उसको मैंने देख लिया था। उसके बाद एक नोट्स बनाना स्टार्ट किया, मतलब ब्राह्मण है तो इस तरह से नोट्स बनाया मैंने। उसके बाद जब नोट्स बन गए क्या था, तो फिर एक बार सुबह सुबह उठकर उसको देख लेती थी। याद याद नहीं करती थी, बस एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना। फिर एक बार रिवीजन सुबह जब कर लिया तो फिर अपने आप याद हो जाता था, 2-3-4 बार पढ़ने के बाद ऐसा होता है। तो सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है, सिलेबस को पहले देखिए। बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे इस इंटरव्यू सेशन से जुड़े। तो गाइस, ये हमारे बीच थी जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय की भी टॉपर्स ओबीसी कैटेगरी में। तो बहुत बहुत बधाई, 2 गुना बधाई आपको देना चाहेंगे। और हमारे बीच थी अर्चना वर्मा जी जो कि जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय ओबीसी कैटेगरी एमए संस्कृत में टॉपर्स थी, रैंक फर्स्ट थी। तो आपका हमारे सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।